Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and July to all my dear students। कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर सजाद हुसैन एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पे आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन्स सोशल साइंस के बारे में, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताया था, जिसका टाइटल था वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें एक पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। तो इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट क्या काम करता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमारे देश को इलेक्शन के टाइम पे कंस्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड करते हैं, फिर ये वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए आप पिछले वाले जो वीडियोस है उनको डिटेल में देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए वाई डू वी नीड पार्लियामेंट को पेज नंबर 7 से आज हम पढ़ेंगे। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। एक बार जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो पार्लियामेंट को जो है ये सारी चीज़ें काम करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बार 5 साल हो गया, 5 साल के बाद नया इलेक्शन होंगे। जब वो नया इलेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, रिजल्ट भी आ गया, इस पार्टी को ज़्यादा आ गया, इस पार्टी को कम आ गया, तो इसके बाद कौन से काम करने हैं। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो हमारा एमपी का इलेक्शन होता है तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। पहला काम क्या करता है पार्लियामेंट, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी का सरकार है, ये जब 5 साल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद फिर जिसको ज़्यादा वोट आता है वो नेशनल गवर्नमेंट फिर से दोबारा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party coalition form it. The largest amongst these parties is called the opposition party. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ कहता है, क्लियरली आप ध्यान से सुनिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 3 चीज़ होगा। ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट होगा जो हमारा करंटली रामनाथ कोविंद है, दूसरा उसमें लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा जो हमारा पार्लियामेंट का अपर हाउस जिसको हम कहते हैं, तीसरा उसमें लोकसभा होगा जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा में कौन रहता है, लोकसभा में जो हम वोट करके एमपी भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो करंटली हमारे लद्दाख का JTN है, जमयांग सिरिंग नमग्याल साहब। तो ये सारी 3 चीज़ें जो है पार्लियामेंट में रहते हैं, एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ये पार्लियामेंट का अहम जुज़ है। इसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई साहब इस पार्टी को इतना एमपी जीता, इस पार्टी ने इतना एमपी जीता, कांग्रेस ने इतना जीता, बीजेपी ने इतना जीता, बीएसपी ने इतना जीता, समाजवादी पार्टी ने इतना जीता, तेलंगाना पार्टी ने इतना जीता। जहाँ ठीक है, तो जितने पार्टीज ने जितना जीता है उन सब का एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लास्ट में देखेंगे कि किसको ज़्यादा एमपी, कौन जो है ज़्यादा एमपी जिताने में या जीतने में कामयाब हुआ है। तो इसमें टोटल ओवरऑल होते हैं 543 इलेक्टेड एमपीस होते हैं जिनको हम वोट दे के चुनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल लोकसभा में होगा 545 एमपीस, उसमें से 543 एमपीस को हम इलेक्शन दे के चुनते हैं। जैसे हमारे लद्दाख से एक एमपी गया जिसको हम इलेक्शन के ज़रिए चुनते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश भर में 543 एमपीस को जो है हमें इलेक्शन के ज़रिए चुनते हैं। तो 43 हुआ, बाकी जो 2 बचा उस 2 को हम नहीं चुनते हैं, उस 2 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, कहाँ से नॉमिनेट करते हैं, इधर उधर से नहीं करते हैं, बल्कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पीपल्स जहाँ पे भी बसते हैं वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद 2 नफ़र को नॉमिनेट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड, ओवरऑल द टोटल मेंबर कितना हुआ यहाँ पे लोकसभा में 545। तो एक पार्टी को लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए उसको कम अज़ कम 543 में से उसका 50% उसको एमपी आने चाहिए। फॉर एग्जांपल 272, अगर बीजेपी गवर्नमेंट को अपना सरकार बनाना है, अगर कांग्रेस को लोकसभा में अपना सरकार बनाना है, हिंदुस्तान में अपना हुकूमत लाना है, तो उसको 543 एमपीज़ में से कम अज़ कम उसको 272 एमपी जीत के होना
चाहिए या मोर देन दैट, उससे ज़्यादा भी होना चाहिए। 50% मिनिमम है, कम अज़ कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो पार्टी जीतते हैं, जिसको ज़्यादा वोट आते हैं, वो क्या बनाता है? हुकूमत बनाता है, वो देश को राज करते हैं, ठीक है। और जो पार्टी हार जाते हैं वो अपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं कि हर पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं आते, इसको थोड़ा, उसको थोड़ा, उसको थोड़ा, उसको थोड़ा, सारे पार्टीज़ को थोड़ा थोड़ा करके वोट आ जाते हैं, तो मेजॉरिटी किसी को भी नहीं आते हैं, या आ भी जाते हैं तो उतना ज़्यादा 50% मेजॉरिटी नहीं आते। तो क्या करता है इस सूरत में? इस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि भाई साहब, जिस पार्टी को, जो पार्टी कोalition बनाने में कामयाब होता है, ठीक है, जो पार्टी अपना एक पार्टी है उसके साथ 2-3 और 10-20 पार्टीज़ को या 2-3 पार्टीज़ को जुटने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पार्टी को 15 वोट आया था या 50 वोट आया था, ठीक है, तो मैंने दूसरा किसी और पार्टी को 50 आया था, किसी और पार्टी को 50 आया था, तो मैंने क्या किया? उन सारे पार्टीज़ को जो है जमा करके एक टीम बनाया, उसको हम कहते हैं कोalition टीम, ठीक है। तो कोalition पार्टीज में क्या होता है? जितने भी पार्टीज हैं सब एक ग्रुप बना के हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं, फिर वो मेजॉरिटी दिखाते हैं कि सबको मिलाकर हमें 50% से प्लस हुआ। अगर आपकी पार्टी को सिंगल ही पूरा आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन आपकी पार्टी को नहीं आते हैं, ठीक है, आपकी पार्टी को 50% से कम आ जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे पार्टीज़ के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको बहुत सारे पार्टीज़ का। तो आप सबकी इलेक्शन वोट जो है क्या होगा? प्लस होगा, एमपीज़ जो है प्लस होगा, तो तब जाके आपको 50% प्लस होगा, ठीक है, एमपी परसेंटेज, तो आप हुकूमत बना सकते हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पूरा मेजॉरिटी आ जाते हैं, ज़्यादा वोट, ज़्यादा एमपी आप जीत जाते हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी की तरह, उसको 300 प्लस आ गया, तो वो डायरेक्टली किसी के मिन्नत के बगैर हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस हुकूमत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे पार्टीज़ का सहारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हुआ नहीं इस बार। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कल को मेरा एक पार्टी है, मुझे वोट थोड़ा बहुत कम आ गया, तो सबको कम कम वोट आ गया, तो मैं क्या करूँगा? दूसरे पार्टीज़ को जमा करके, सबको जमा करके मुझे प्लस करके 50% से प्लस होना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को करने में कामयाब रहता है तो मैं हुकूमत बना सकता हूँ, नहीं तो नहीं बना सकता है, ठीक है। तो जो जीतता है वो हुकूमत करता है, जो हार जाता है वो अपोजिशन का काम करता है। और अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो राज करता है उसके ख़िलाफ़ करना। अपोजिशन का मतलब ये भी होता है कि जो हुकूमत करता है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी हुकूमत कर रहा है, तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो अपोजिशन पार्टी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे पार्टीज हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी को कहता है कि भाई साहब ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। अगर ये कुछ गलत करेंगे तो अपोजिशन इसको डांटेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उंगली करेंगे, ठीक है। तो अपोजिशन की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट जो है सीधे रास्ते पे चलेंगे। नहीं तो ये बीजेपी गवर्नमेंट सोचेंगे या जो रूलिंग पार्टी है वो सोचेंगे कि मैं कुछ भी करूँ, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए अपोजिशन का डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके सही तरीके से काम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। One of the most important function of Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. This executive is often when we have in mind when we use the term government. पहला काम तो ये हो गया कि भाई साहब जिसको ज़्यादा वोट आ गया वो हुकूमत बनाएगा, ठीक है, जिसको कम वोट आते हैं वो अपोजिशन का काम करेंगे। ये पहला ख़त्म हो गया। अब इस पैराग्राफ में कहता है कि चलो फॉर एग्जांपल बीजेपी का सरकार आ गया या कांग्रेस का सरकार आ गया, तो अब ये क्या करेंगे? अपने पार्टी में से, इनका जो सरकार आ गया, अपने पार्टी में से ये एग्जीक्यूटिव्स को निकालेंगे। एग्जीक्यूटिव्स कौन होता है? सबसे पहले ये सब अपने पार्टीज में से एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का ये हेड होता है। और इसके साथ साथ वो ये कौन क्या बनाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ये चुनेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी को चुनते हैं कौन? लोकसभा, जहाँ पे किसका हुकूमत चलता है? जिसके पास ज़्यादा वोट होता है उसी का हुकूमत चलता है। तो लोकसभा में फॉर एग्जांपल बीजेपी का सरकार आ गया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में वो क्या करेंगे? अपना एक पीएम निकालेंगे अपने पार्टी में से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकालेंगे अपने पार्टी में से, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव मेकिंग, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मदद करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 20-30 मिनिस्टर होता है, बीच में काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है कोऑपरेशन में काम करते हैं।
तो इसको हम कहते हैं, इन सारे लोगों को कहते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारी मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, इन सब को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स। इसको कौन निकालता है फिर से? लोकसभा। तो नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। दिस मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। ठीक है, तो जितने एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे कौन निकालता है? प्राइम मिनिस्टर। पहले क्या करते हैं, जब यूं ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो हुकूमत बनाते हैं, बनाने के बाद जिसके पास मेजोरिटी वोट होता है उस पार्टी में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। भाई साहब मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो मोदी जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पहले नहीं होते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर्स निकालते हैं, फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपने पार्टी से या किसी और पार्टी से, वो अपना मर्जी है, ठीक है, अपने पार्टी से निकालना चाहिए आई थिंक। तो अपने पार्टी से क्या निकालना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर वो अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं। भाई साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर, आप डिफेंस मिनिस्टर, आप हेल्थ मिनिस्टर, आप फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन मतलब काम कौन करता है? लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव का हेड है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पहले अपॉइंट करता है, उसको कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नहीं, जिस पार्टी के पास ज़्यादा एमपी जीता है उसी पार्टी को हुकूमत भी बनाना है, प्रेसिडेंट को, उसी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर को भी निकालना है। फिर प्राइम मिनिस्टर खुद को निकालने के बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जिम्मेदारी भी देंगे। Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. Then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. लेकिन आज के डेट पे पॉलिटिकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एक पार्टी के पास, सिर्फ सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी वोट 543 सीट सिर्फ सिंगल पार्टी, एक पार्टी के पास आना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 543 वो है सीट है एमपी का, उसमें से 50-60 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, या 10-20 हैं, उन सबको डिवाइड होते हैं, इसको 50, उसको 50, 50-50 करके 60-60 करके डिवाइड करके एमपीज आ जाते हैं। तो किसको मेजोरिटी आया? किसी को भी नहीं आया, ठीक है। तो उसमें से जो पार्टी ये हिम्मत रखता है कि अपना एक कोलिशन सरकार बनाए, अपना दूसरे पार्टीज को जमा करके, मैंने पहले भी बताया कोलिशन का मतलब ये होता है कि खुद के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो क्या करता है, दूसरे 10-20 पार्टी को जमा करके उनका वोट भी लाकर एक ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप का हेड फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी अकेला सरकार नहीं बना रहा है, उसके ग्रुप में कोलिशन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी कम आया, इसने क्या किया? दूसरों की मदद लिया, तो उसी को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट भी कभी कभी बन जाता है हिंदुस्तान में, कभी कभी मेजोरिटी पार्टी का जो है सिंगल रूल भी चलता है। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। इट इज देयरफॉर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय लोकसभा। द members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies of various states. There are 233 elected member plus 12 nominated by the प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी तक हमने जो बात बताया वो लोकसभा के बारे में था, अब हम राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को मैंने बताया ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अपर हाउस है, ठीक है, लेकिन इसको पावर कम है एज कम्पेयर टू लोकसभा। लोकसभा को ज़्यादा पावर है। सर तो आप ये पूछेंगे कि हम जो एमपीज चुनते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? हम जो एमपीज चुनते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। राज्यसभा में एमपी कहाँ मेंबर, राज्यसभा को मेंबर को हम एमपीज नहीं कहते हैं। राज्यसभा के मेंबर को कौन भेजता है? स्टेट भेजता है। ये मैंने पहले भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो हर स्टेट में अपना असेंबली है, मीन्स स्टेट का लेजिस्लेचर है, स्टेट का छोटा सा पार्लियामेंट है, ठीक है। तो स्टेट असेंबली क्या करता है? वोट देके ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से 10 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। यूपी से सबसे ज़्यादा जाता है राज्यसभा में मेंबर, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन
ज़्यादा है, ठीक है, तो राज्यसभा में मेंबर कौन भेजता है? लोग वोट करके नहीं भेजते, बल्कि असेंबली में जो एमएलएस होते हैं, जो एमएलसीज होते हैं, वो भेजता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे लद्दाख में कोई असेंबली नहीं है, तो यहाँ से राज्यसभा का मेंबर आई थिंक नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन JNK में, जम्मू कश्मीर में असेंबली है, तो वहाँ से राज्यसभा का मेंबर जाएंगे। तो राज्यसभा में टोटल 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेजते हैं इलेक्शन करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर से 6 राज्यसभा में मेंबर जाएगा या 4 जाएगा, ये कौन बेचेगा? हम नहीं बेचेंगे, जम्मू कश्मीर की पीपल्स नहीं बेचेंगे, बल्कि राज्यसभा में मेंबर कौन बेचेंगे? खुद स्टेट के असेंबली मेंबर्स बेचेंगे, ठीक है, जहाँ पे MLA MLC हैं। हमको क्या करना है? हमें पहले MLA को वोट दे के MLA को स्टेट असेंबली में रखना है, फिर स्टेट असेंबली में जो MLA बैठते हैं वो खुद वोट दे के राज्यसभा में कुछ लोगों को बेचते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं कितना जाएगा, 10, 20 या 0, ठीक है। तो 233 इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, वो स्टेट असेंबली से जाते हैं, हर स्टेट से जाते हैं हिंदुस्तान के, ये याद रखना। राज्यसभा में बैठने वाले को हम MPs नहीं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 12 मेंबर्स जो है फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना नॉमिनेट किया था उसने? 2 मेंबर्स। अब यहाँ पे राज्यसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना नॉमिनेट करेंगे? 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से नॉमिनेट करेंगे। किन लोगों को करेंगे? ऐसे अरे गहरे लोगों को नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे कि कौन इंसान साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, फिलॉसफी में तेज हैं, उसी इंसान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करके राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये हमारा A पार्ट हो गया। B पार्ट ये है कि टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। B पार्ट में हमारा ये चीज़ बताता है कि दूसरा पार्लियामेंट का काम, पहला पार्लियामेंट का काम तो मैंने बताया कि लोकसभा का काम क्या है, राज्यसभा का काम क्या है। अब दूसरा हम बताएंगे यहाँ पे कि पार्लियामेंट का काम क्या है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना। ये चीज़ क्या होता है? द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर। The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is a very important way through which the parliament controls the executive. By asking questions, the government is alerted its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MP. Asking question of the government is a crucial task for every MP. The opposition parties play a crucial role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. सबसे पहले अगर पार्लियामेंट का काम हम शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल आज 4 मई ऑफ 2020 है। आज अगर हमें पार्लियामेंट का सेशन शुरू करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर। पहले 1 घंटा होता है या 2 घंटा होता है, जिसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। मीन्स पहले मैंने आपको पहले बताया था एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। लोकसभा में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मीन्स मिनिस्टर्स। अब ये याद रखना, लोकसभा में हुकूमत के लोग भी रहते हैं। अभी लोकसभा में बीजेपी के लोग भी रहते हैं, बीजेपी का हुकूमत है। लोकसभा में कांग्रेस का भी लोग रहते हैं, लोकसभा में दूसरे पार्टीज का भी लोग रहते हैं। मीन्स लोकसभा में अपोजिशन भी रहते हैं साथ में मीटिंग में, ठीक है। जब 543 MPs में डिस्कशन होता है, तो उससे पहले 1 घंटा या 2 घंटा, आमतौर पर 1 घंटा होते हैं, क्वेश्चन आवर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आवर मीन्स जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले एक MP उठेंगे, फॉर एग्जांपल लद्दाख का MP उठता है, फिर वो क्वेश्चन पूछता है होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से कहता है, फॉर एग्जांपल हमारे लद्दाख के उस चीज़ के बारे में क्या किया। फिर दूसरा MP उठता है, ये चीज़ क्या किया। तो स्पीकर साहब इन सारी चीज़ों को सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जब शुरू हो जाते हैं दिन का सेशन, इजलास, मीटिंग, तो पार्लियामेंट में सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन जो है आम MPs पूछते हैं, किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, हेल्थ मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, सारे मिनिस्टर्स को या किसी भी मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछता है, भाई साहब ये क्यों है, हमारे लद्दाख में ये क्या है, पंजाब में ये क्या है। वो मिनिस्टर को पूछता है, क्योंकि हुकूमत किसका है? मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का हुकूमत है। तो MPs क्वेश्चन रेज करता है। जब MPs क्वेश्चन रेज करता है, तो इसकी वजह से मिनिस्टर जो है अपना काम जिम्मेदारी के साथ करता है। मिनिस्टर किसी भी टाइप के गलत काम से दूर रहता है, नहीं तो ये अपने मनमानी का कुछ भी कर
सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को ये डर रहता है कि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा सारा करतूत फाश हो जाएंगे, लोगों को नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एमपीज जो है क्वेश्चन पूछता है पार्लियामेंट के हर दिन सेशन शुरू होने से पहले, उस टाइम को हम कहते हैं क्वेश्चन आवर, मीन्स क्वेश्चन पूछने का घंटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा ये है कि एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी इसकी वजह से चलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नेता, अगर कोई भी मिनिस्टर गलत काम करने की कोशिश करता है तो एमपीज क्या करता है, उसको क्वेश्चन रेस करके उन सारे चीज़ों को बाहर निकालता है और लोगों के सामने उसका पर्दाफाश करता है, ठीक है। एमपी पूछता है ये क्या किया आपने, वो क्या किया, वो पैसा कहाँ दिया, ये पैसा कहाँ दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना के क्या फ़ायदा हुआ, मुस्लिम्स का क्या होगा, सिख्स का क्या होगा, क्रिश्चियंस का क्या होगा, हर चीज़ के बारे में, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो उसकी अपनी पार्टी का हो, वो क्वेश्चन पूछता है। तो पार्लियामेंट में पहले क्वेश्चन पूछने के 1 आवर से शुरू हो जाते हैं पार्लियामेंट का इजलास, जिसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछना। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है जिम्मेदारी के साथ काम करता है, अदरवाइज चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार, वो अपना मर्जी करेंगे। तो डेमोक्रेसी में जिस तरह अपोजिशन इंपॉर्टेंट है उस तरह क्वेश्चन पूछना भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पार्लियामेंट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज। इन एडिशन, इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट अप्रूव्स इट। अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड informs the government. The MPs are representatives of the people, have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of functioning of Indian democracy, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछता है, जो फीडबैक आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मिनिस्टर्स ने एक स्कीम बनाया, आज मोदी ने एक स्कीम बताया, ठीक है। उस स्कीम के बारे में एमपीस जो है उसके ऊपर डिसएग्री होते हैं। भाई साहब मोदी साहब ने जो काम किया उसके खिलाफ है हम। एक एमपी कहता है क्यों खिलाफ है जी आप, क्योंकि आपका ये स्कीम जो है इस कौम की, इस लोगों को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियन को नुकसान होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के बदौलत क्या होता है, एमपी जो है, एमपी जो है हुकूमत को कंट्रोल करते हैं। टू कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि आप हुकूमत को कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है, एमपी कंट्रोल करता है। किसके जरिए करता है, जब वो क्वेश्चन पूछता है तो मिनिस्टर कंट्रोल में रहते हैं, वो अपना मनमानी नहीं करता है। जब कोई एमपी होता है, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे उसकी अपनी पार्टी का हो, जब वो कोई क्वेश्चन पूछता है पैसे के बारे में, ठीक है, या किसी एक्ट के बारे में, सीएए के बारे में, ठीक है, एनआरसी के बारे में, तो क्या होता है, मोदी साहब और इसकी सरकार जो है कंट्रोल में रहता है, या कोई और सरकार हो वो कंट्रोल में रहते हैं। तो इसीलिए एमपीज क्या करता है, हमारे पार्लियामेंट को टू गाइड, टू कंट्रोल और उसको कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए एमपीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में। तो सी पार्ट हमारा यहाँ पे ये है कि लॉ मेकिंग, तीसरा पार्लियामेंट और एमपीज क्या काम करता है, लॉ मेकिंग, कानून बनाता है भाई साहब हमारे लिए। किसके लिए, हमारे लिए। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्लियामेंट का काम ही यही होता है कि कानून बनाना और कानून को मिटाना या कानून को चेंज करना, ठीक है। आपने सुना होगा अभी मोदी सरकार ने CAA बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें मुस्लिम्स को बाहर निकाल दिया गया, जो कि मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी और इनजस्टिस है, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान में ये चीज़ नहीं बताया है कि आप मजहब के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का तीसरा काम क्या है, सी पार्ट, लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है एमपीज के जरिए, ठीक है। तो लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट क्या करता है, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में एक बिल पास करता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर वो राज्यसभा में भेज देते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ, लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे। अभी हम इस चीज़ को और कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अभी तक हमने पार्लियामेंट के बारे में बताया, अभी हमें बताना है कि पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं वो है कौन। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। फॉर एग्जांपल, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज also members from many regional parties, groups and peoples that were till now unrepresented as beginning to get elected to
पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में हर कस्म के लोग होते हैं, ठीक है। सिर्फ शहर के लोग नहीं होते हैं, सिर्फ हिंदूज नहीं होते हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं होते हैं, सिर्फ अपर कास्ट नहीं होते हैं, सिर्फ लोअर कास्ट नहीं होते हैं, बल्कि हर कस्म के लोग, गाँव के, शहर के, हिंदुस्तान के हर स्टेट से, हर रीजन से लोग आते हैं। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद भी यही है कि किसी भी लोगों को जो है यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो दलित्स हो, हिंदूस हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हो, पार्लियामेंट में सबका हिस्सा होना, सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इन डिफरेंट ईयर्स। इसीलिए पार्लियामेंट में आप याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है लोग एसटी हैं, हमारा जो है कैटेगरी क्या है, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि हम पहाड़ी इलाकों में बसते हैं, लद्दाख वाले। इसी तरीके से हिंदूस में कुछ लोग ऐसे हैं जो दलित्स हैं, क्योंकि उनको ब्राह्मण से या हिंदूस के दूसरे कम्युनिटी से काफ़ी टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उनको शेड्यूल कास्ट का टाइटल दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन मिलता है एससी और एसटी दोनों को। तो यहाँ पे लिखा है कि समाज के एससी हो या एसटी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, रूरल हो, शहर हो, गाँव हो, लद्दाख हो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, तमिलनाडु हो, जहाँ कहीं भी हो, हर एक जगह से जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन और लीडर्स आ जाते हैं। It has been observed that representative democracy cannot be produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experience separate us in it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in parliament for SC and STs. This has been done so that the MP elected from this constituency will be familiar with and can represent Dalit and Adivasis interest in parliament, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो है, हमारे हिंदुस्तान के अगर हम इतिहास को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, तो आज़ादी से पहले हमने बहुत कुछ देखा है, आज़ादी के बाद भी देखा। फॉर एग्जांपल हिंदूस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दलित्स कहते हैं, जिनको जो लोअर कास्ट है, जो बेचारे जिनके पास पैसे कम होते हैं, जो अपने मजहब के हिसाब से जो कहते हैं कि समाज में उनको कम इज्जत दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाते हैं ब्राह्मण हिंदूस, ठीक है। तो उनको नाम दिया जाता है दलित्स। तो इसी तरीके से जैसे हम लद्दाख वाले हैं, हम तो अभी फुल ट्राइबल नहीं हैं, फिर भी हमारे लिए एसटी का सर्टिफिकेट हमें दिया है। पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोग हैं, 6 महीने हम जोजिला की वजह से कट ऑफ रहते हैं दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से, तो इसलिए हार्ट एरिया में हम आते हैं, ठीक है, इसलिए हमें एसटी मिल जाते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, इनको क्या होता है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अलग सीट होता है। 543 में से आई थिंक 47 एसटी के लिए हैं, 67 एससी के लिए हैं, मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो एससी और एसटी के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या है, अलग सीट रखा है, ताकि इन बेचारे लोगों को, एसटी पीपल्स और एससी पीपल्स के लीडर्स भी आकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो पार्लियामेंट में दूसरे लोग हैं वो हम एसटी और हमारे एससी की शिकायत कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए एससी और एसटी का अलग लीडर जाता है कहाँ पे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि इनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट अलग रखा है, जो कि हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। अब चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 9%. This is a small share when you consider the फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, ठीक है। और एक शिकायत यहाँ पे हिंदुस्तान में ये रहता है कि भाई साहब चलो हिंदुस्तान के हमारे पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, एससी और एसटी के लिए तो सीट अलग रखा है। शेड्यूल ट्राइब पीपल्स जो पहाड़ी इलाकों में बसते हैं, शेड्यूल कास्ट जो लोअर कास्ट है, हिंदूज फैमिली में ब्राह्मण जिनको काफ़ी टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, जिनको शूद्रास कहते हैं, दलित्स भी कहते हैं लोअर कास्ट को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो अलग सीट रखा है। लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा वुमेन है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आप एमपी देखे होंगे, आप अगर लोकसभा में देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा कौन क्या नज़र आता है आपको, फीमेल नज़र आता है कि मेल नज़र आता है? मुझे तो मेल नज़र आता है। इसका मतलब हमारे सियासत में मर्दों का ज़्यादा राज चलता है। तो यहाँ पे और एक शिकायत ये रहता है कि भाई साहब
औरतों के लिए सीट रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि औरतों को भी जगह मिले पार्लियामेंट में जिस तरीके से मर्दों को जगह मिलता है, ठीक है। तो ये एक डिमांड रहा है। इट इज़ इश्यूज of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask this question and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये कहता है कि एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है, और वुमेन्स को अब भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वुमेन्स के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा सोसाइटी जो है बहुत कंजर्वेटिव है, तंग सोच है, इसीलिए हम क्या करता है, मेल को, मर्दों को ज़्यादा जगह देते हैं लेकिन फीमेल्स को उतना पार्लियामेंट में इलेक्शन में जगह नहीं देते। कहते हैं ये तो औरत है, इसको क्या इलेक्शन में जाना, ये क्या एमपी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई साहब, आप जब बन सकते तो औरतें क्यों नहीं बन सकते। आप पढ़ सकते हैं, औरतें क्यों नहीं पढ़ सकते। आप बड़ी डिग्री हासिल कर सकते हैं, औरतें क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि औरतों को क्यों रोक के रखा है। जिस तरीके से शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया है, औरतों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो पहले हमारे हिंदुस्तान में औरतों को रिजर्वेशन बिल्कुल, औरतों को सीट बिल्कुल ज़ीरो था। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब ज़माना चेंज हो गया तो थोड़ा थोड़ा औरतों को भी यहाँ पे जगह मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हिंदुस्तान सच में डेमोक्रेसी है, क्योंकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अब भी मर्द ज़्यादा दिखते हैं, औरत कम दिखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑथर ये कहता है कि जेंडर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, मेल भी होना चाहिए, फीमेल भी होना चाहिए पार्लियामेंट में, तब जाके हमारे हिंदुस्तान जो है सच में डेमोक्रेसी हम इसको कह सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इसी के टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे। तो इसी पे हमारा ख़त्म हो जाते हैं क्लास 8 का चैप्टर वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए अपने इस ट्यूटर सजाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन खुदा।